हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का ये पेपर है 2026 के लिए। जी हाँ, जो आपका 2026 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और आप लोग ये जो पेपर यहाँ पे दे रहे हैं आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 100% गारंटी बेटा कि यहीं से आपके सारे प्रश्न आने वाले हैं। और जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइएगा, आपका पूरा नंबर की क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये 2026 का जीव विज्ञान पेपर है। पेपर कोड आपका ये जो 348 CI है, ये आपका क्या होता है बेटा, पेपर कोड होता है। ये जो होता है ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक यहाँ क्या है, 70 नंबर का पूर्णांक है। पास होने के लिए मात्र आपको कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 23 नंबर पा जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जो आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का बेटा क्या मिलने वाला है, आपको समय मिलने वाला है आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। कुछ यहाँ दिया है नोट, प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा आपको करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके क्या है, सम्मुख यानी कि उसके सामने दिए गए। फिर यहाँ पे क्या बेटा, बहुविकल्पी आएगा। सबसे पहले क्या आता है, बहुविकल्पी आएगा जो कि आपका 4 नंबर करेगा। मात्र और मात्र 3 नंबर का आपका 4 नंबर का आने वाला है। ठीक है। और ये जो 4 नंबर का प्रश्न है ना, अगर आपको आ रहा है तो आप पूरा अच्छे सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी मार देंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे होते हैं। यानी कि आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे क्या होते हैं, वे पौधे जो आनुवांशिकता के द्वारा उसमें उनके जेनेटिक में, उनके जीन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित पौधे कहते हैं। जैसे बीटी मक्का, यानी जो बीटी होता है, बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थूरियनजेंसिस होता है। यानी कि बीटी मक्का वे मक्का होते हैं जो कि जीवाणुरोधी होते हैं। यानी कि इसमें कोई अगर विषाणु लगता है तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मक्का के अंदर ये बैसिलस थूरियनजेंसिस का जीन इसमें डाला गया है और जो इसको क्या, जीवाणु प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है। बीटी कॉटन, बीटी राइस, यानी कि इनमें से सभी क्या है, हमारे आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे के क्या उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कूट असत्य फल है। अब यहाँ पे असत्य फल होता क्या है, वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों जैसे वायुदल, दलपुंज इत्यादि से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जैसे अंगूर, इसका निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। आम का भी अंडाशय से होता है, अमरूद का भी बीज से होता है, अंडाशय से। लेकिन जो सेब होता है इसका निर्माण किससे होता है, ये दलपुंज से होता है और ये दल से इसका निर्माण होता है, इसीलिए हमारा क्या है, असत्य फल है। ठीक है। अगर फाल्स फल भी दिया तब भी यही होगा। अगला यहाँ पे, आवृतबीजी पौधे के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है, x होती है, 1x 2x 3x 4x। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनके भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो त्रिगुणित होती है। x का मतलब होता है गुणा, 3 का मतलब होता है 3 गुणित होती है। टाइफाइड रोग का रोगजनक क्या होता है, एस्क्रिस भी नहीं नाम है, अमीबा भी नहीं है, तो हाँ। और उसके बाद है यहाँ पे बेटा, क्या है यहाँ पे, पैरामीशियम साल्मोनेला। तो जो साल्मोनेला होता है यह हमारा क्या होता है, टाइफाइड का रोगजनक है। और टाइफाइड रोग का परीक्षण किसे कहते हैं, तो विडाल परीक्षण किया जाता है। उसके बाद आपका आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है ना। और ये कभी कभी अति लघु उत्तरीय दे देता है, कभी लघु उत्तरीय टाइप 1 में डाल देता है। मतलब इस प्रकार से जो अपना बोर्ड है वो बदलता रहता है, लेकिन इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता मत करना। कभी कभी इसको अति लघु उत्तरीय टाइप 1 दे देता है और इसको अति लघु उत्तरीय टाइप 2 दे देता है। सोचिए, तो ये बोर्ड का भाई खेला होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। मतलब पात्र निषेचन को हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF होता क्या है, पात्र या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क शुक्राणुओं से कराया जाता है और इसके बाद गर्भाशय में रख दिया जाता है। दूध से दही
कौन बैक्टीरिया बनाता है? दूध से दही बैक्टीरिया बनाने वाला का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब एक एक नंबर का है तो एक लाइन में आंसर देंगे, ठीक है ना। आरएनए एवं डीएनए शर्करा में क्या अंतर है? तो डी आरएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, या आरएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है और डीएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है, ये भी लिख सकते हैं। मतलब एक कोई एक अंतर देना है, या आरएनए और डीएनए का पूरा नाम रख दीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है बेटा? तो एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, यानी कुल 23 जोड़े होते हैं। अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला यहाँ पे मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र होना है, तो ये मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र है, आप इसको बना दीजिएगा। एग्जामिनर चाचा आपको नंबर दे देगा, और वो भी अच्छा खासा नंबर दे देगा। क्या देगा? अच्छा खासा नंबर दे देगा, ठीक है ना। ये शीर्ष है, ये पूछ है, ये मध्य भाग है। शीर्ष को मध्य भाग जोड़ने का काम ग्रीवा करता है। मध्य भाग में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। पूछ जो होता है ये तैरने में काम करता है, और जो शीर्ष होता है इसमें क्या पाया जाता है शरीर? इसमें पाया जाता है आपका जीव द्रव्य कला पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद अगला है यहाँ पे मिंडल के प्रभाविता का नियम क्या है? तो मिंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ प्रभाविता का नियम है, तो यह एक संकरण है जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षण का संग्रह कराया जाता है, अर्थात जब प्रभावित और अप्रभावित लक्षणों को लेकर संग्रह कराते हैं तो प्राप्त संतति में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें प्रभाविता का नियम कहते हैं। अगला है प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट AUG है और प्रथम अमीनो अम्ल मीथिनोनाइन है। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सर बीटी कपास क्या होता है या बीटी फसलें क्या होती है? तो जब प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती और ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीटी फसलें कहते हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु से बना होता है, और इस प्रकार के फसलों को बीटी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी फसल कहते हैं। जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन और बीटी तंबाकू इत्यादि। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? किसे कहते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा? क्या होता है भाई? तो जो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार से है। सबसे पहले सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करती हैं। यह लंबे समय के पथ आराम प्रदान करती हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, यह चिरस्थायी होती है, मतलब लंबे समय तक रह सकती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को प्रतिदिन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर में निवेश रहते हैं, जैसे सर्प और विष। यह तुरंत आराम प्रदान करती है, इसके कारण प्रतिक्रिया हो सकती है। मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको सर्प काट लिया, सबसे पहले सक्रिय को जानते हैं, आपको जुकाम हुआ, स्वतः ही ठीक हो गया, तो जो आपके अंदर प्रतिरक्षा है यानी खुद को रक्षा करने की क्षमता है उसको सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय मतलब आपको सर्प काट लिया, अब हम सर्प से बने हुए विष को आपके अंदर प्रवेश करा के उस सर्प विष को जब नष्ट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। कुछ चीजें आपको खुद से भी लिखनी पड़ेगी ना, समझ के, ये बात ध्यान देना, ठीक। उसके बाद लघु उत्तरी है, ये लघु उत्तरी, यहाँ पे अति लघु उत्तरी, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? लघु उत्तरी रहेगा। लघु उत्तरी क्या है? मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको यही बना देना है। उसके बाद पुष्पी पादप में मादा गुरु बीजाणु का भ्रूणकोश सहित आपको चित्र बनाना है। तो ये आपके चित्र वाले प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये दोनों चित्र वाले प्रश्न पेपर में आते हैं, जो आते हैं वो मैं आपको करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। अगला बेटा यहाँ पे प्रश्न क्या है? घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जैसे कि अगर हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो इसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं वो बताना है। तो घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका हजारों वर्षों से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थों को बनाने के लिए कुछ जीवाणुओं और इष्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग करते आया है।
जो कि निम्नलिखित प्रकार का है। सबसे पहला आयुर्वेदिक कीटनाशक कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कि ट्रीचोडर्मा और बैक्टीरिया खेतों में फसल को कीटनाशक के रूप में प्रदान करने का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनके प्रकृति रूप में सुरक्षा मिलती है। खाद्य सुरक्षा में प्रभावित माइक्रोऑर्गेनिज्म के रूप में जैसे कि सूक्ष्मजीव जैसे कि एक्टिनोमाइसिट्स और माइक्रोराइजा पौधे के लिए पोषण तत्वों को सुलभ कराने में मदद करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सुधार होता है। अगला है तीसरा उर्वरक कणों का पुनर्चक्रण। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कि नाइट्रोजन सहायक बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद उर्वरक कणों को पौधों के रूप में सुलभ रूप से उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। अगला यहाँ पे घ वाला है मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी करना रहेगा। चलिए जानते हैं कि ये मरुस्थलीय पादपों में जंतुओं के अनुकूलन के लिए क्या क्या है। तो कम वर्षा वाले स्थान की जलवायु शुष्क हो जाती है और मिट्टी रेतीली और मृत हो जाती है। ऐसे स्थानों को मरुस्थल या रेगिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार के आवासों में उगने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद कहा जाता है और इसके अतिरिक्त इन आवासों में पाए जाने वाले प्राणियों को मरुस्थल प्राणी कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी में जल उपस्थिति होने के बाद भी पौधों द्वारा इनका उपयोग नहीं हो पाता। मरुद्भिद पादपों के अनुकूलन की निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। क्या क्या है? कुछ मरुद्भिद पौधे के रंध्र पर मोम जैसा आवरण होता है, इससे पौधे वातोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और ये रात्रि के समय खुलते हैं। प्राय मरुद्भिद पौधे की जड़ों में अधिक गहराई तक जाती हैं, जो जड़ होती है अधिक गहराई तक जाती हैं, जैसे कि एस्पैरगस में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है इसमें, जैसे नागफनी में कांटेदार रूपांतरित पत्तियां। काष्ठी मोटी छाल वाला तना पत्तियों का कार्य करते जैसे नागफनी। अगला है मरुद्भिद जंतुओं में अनुकूलन। इसमें क्या लिखेंगे? मरुस्थलीय जंतुओं में सबसे पहला नाम रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट का आता है। ऊंट के पैरों के पंजे मोटे गद्देदार और चौड़े होते हैं और इन्हें मरुस्थल में चलने में क्या करते हैं? अनुकूलन बनाता है, मतलब चलने में क्या करता है? सहायता करता है। इसमें विकसित कुबड़ में वसा एकत्रित रहता है जो इन्हें कम प्यास की अनुभूति कराता है। ऊंट रेगिस्तान में 15 वर्षों से अधिक दिन तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है, मतलब 15 दिन से अधिक बिना खाए पिए तक वो जीवित रह सकता है। वहीं पे कुतरने वाले चूहे, गिलहरी, सूखे बीजों, रसेदार कैक्टस तथा दूसरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इनसे इन्हें पानी की आपूर्ति हो जाती है। ये जंतु दिन के समय बिल में रहते हैं ताकि वातोत्सर्जन कम हास हो सके। ठीक है ना? अगला है रेगिस्तान में रहने वाली छिपकलियां तथा सर्प शीत ऋतु में जमीन में लगभग आधे मीटर की गहराई में चले जाती है। अगला है पांचवा परागण क्या होता है? पौधे में परागण के प्रकार पर आपको टिप्पणी करना है, मतलब परागण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और ये नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। सबसे जानते हैं परागण क्या होता है? किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर तक या पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और बेटा क्या पर परागण। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को या उसी पुष्प के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वायु परागण, दूसरा जल परागण, तीसरा आपका जंतु परागण। अगला यहाँ पे खवाला वाहित मल उपचार पर आपको टिप्पणी करना है। बेटा वाहित मल उपचार क्या होता है? आपको इस पे क्या करना है? टिप्पणी करना है। तो वाहित मल उपचार क्या होता है? वाहित मल उपचार मलजल प्रशोधन या घरेलू अवशिष्ट जल प्रशोधन, गंदा जल, घरेलू दोनों प्रकार के अवशिष्ट जल और घरेलू मलजल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्या प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है ना? अगला है समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों को आपको बताना है कि क्या क्या इनके गुण होते हैं। सबसे पहले जानते हैं समष्टि होता क्या है, किससे कहते हैं समष्टि। ये समष्टि क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होता है? किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाले समान जातियों के समूह को समष्टि या आबादी कहा जाता है। समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित होती है। सबसे पहला जन्म दर, औसत आयु, मृत्यु दर, आप्रवासान, लिंग अनुपात और उत्प्रवासान। उसके बाद अगला है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका होती है।
जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें आरएनए की अपनी क्या मुख्य भूमिका होती है बताना है। तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जीवाणु या स्तनपायी कोशिका में होता है। यहाँ से प्रोटीन बनाने में सहायता होता है। प्रोटीन संश्लेषण में यह नामक प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे अमीनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनाता है। आरएनए में लिखे जाने वाले जीन विशिष्ट कोड करते हैं, जो यह निर्देशित करते हैं कि कौन सी अमीनो एसिड कहाँ जुड़ने और कहाँ कितने समूह में प्रोटीन बनता है। अगला है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है, छठा वाला है प्लाज्मिड वाहक, असंघनन, जैविकता, संरक्षण और पुनर्योगज जीन। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्लाज्मिड वाहक के बारे में जानते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर, तो प्लाज्मिड जीवाणु में कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला दोहरी स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु जो केंद्रकाप के गुणसूत्रीय डीएनए के बाहर स्थित होता है और इसमें द्विगुणन प्रारंभ स्थल होता है तथा इसका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिसमें पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, वाहक कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। एक अच्छे वाहक प्रतिकृतिकरण की उत्तम स्थल खंड को जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीव तथा क्लोनिक स्थल उपस्थित होते हैं। प्रकृति रूप में पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर सभी गण नहीं होते, अतः अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल लिया जाता है। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे? आगे है अधिकतर प्लाज्मिड वेक्टर में प्रति जैविक रोधी जीन होते हैं और सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322, PBR 327 और PUC है। अगला यहाँ पे असंजनन। असंजनन क्या होता है? अलैंगिकरण की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन से होता है, असंजनन कहलाता है। जैविकता एवं इसके संरक्षण। जैविकता क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, तो विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव, कार्य आदि में भिन्न होते हैं, जो सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में मुख्य योगदान देते हैं, जैविकता कहलाता है। अब इसके कई प्रकार के होते हैं इनकी विधियां, जैसे संरक्षण करने के लिए स्वस्थान संरक्षण के अंतर्गत अन्य निम्नलिखित विधियां है: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, जैव संवेदी क्षेत्र, पवित्र वन, अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि। अगला है वह स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्रकृति आवास से अलग करके विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियां शामिल है, जैसे चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान है, जीव जीन बैंक है, बीज बैंक और निम्न तापीय संरक्षण है। अगला यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है? तो किसी प्रजाति या किसी एक जाति के जीव के अनुवांशिक वाहक जिनका प्रत्यारोपण किसी अन्य प्रजाति के जीवों में करके वांछित गुणों युक्त जीवों को प्राप्त करते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। इस तकनीकी को जीन क्लोनिंग कहा जाता है और इस तकनीकी में कृत्रिम विधियों द्वारा डीएनए अणुओं को कोशिका केंद्रक के विगलित करना और विशेष प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए खंड को पृथक करना, अलग किए गए खंडों को उचित स्थान में जोड़कर कोशिका में प्रविष्ट कराना आदि विधियों द्वारा जीन या वांछित जंतु का क्लोन बनाया जाता है। ठीक है, अगला है विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो आएगा ये 5 नंबर का आएगा आपका, 5 नंबर का। यहाँ पे मानव में शुक्राणु और अंडाणु संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो आपका क्या शुक्राणु और ये आपका क्या है अंडाणु। अब इनका आपको पूरा डिटेल में लिखना है। सबसे पहले आप शुक्राणु बना लीजिएगा। अभी आपका यही 1 नंबर में भी आया था और यहाँ पर भी आया है, 5 नंबर में भी आया है, ठीक ना। सबसे पहले लिख दीजिएगा शुक्राणु क्या होता है। तो मानव शुक्राणु टेडपोल, टेडपोल का मतलब तो जो मेढक होते हैं ना उसकी आकृति का लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा अवृत तथा चल नर युग्मक होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग, पूंछ। ये शीर्ष है, ये ग्रीवा है, ये शीर्ष और ये मध्य भाग, और दोनों खंडों को जोड़ने का काम ग्रीवा करता है, ये पूंछ है। शीर्ष शुक्राणु का अग्र प्रमुखतम भाग है और इसी भाग से अंडाकार केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के आगे जो प्राकृतिक संरचना एक रसूम पाई जाती है और शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर झिल्ली से ढका रहता है। ग्रीवा यह मध्य भाग से जुड़ता है और इसमें एक जोड़ी सेट्रियोल होता है जो कुछ का अच्छी तब सेट्रियोल से क्या होता है निकलता है। अगला यहाँ पे आपका क्या बेटा मध्य भाग है। तो इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और ये शुक्राणु को गति प्रदान करने की लोचा प्रदान करता है। अगला कुछ है तो यह शुक्राणु का अंतिम सबसे लंबा भाग होता है और ये शुक्राणु को गति प्रदान करता है और इसका अंतिम सिरा होता है, ठीक है, नग्न होता है। तो ये रहा आपका क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर, वायरल पेपर एकदम छपने वाला सर। हम आपकी पूरी सिलेबस की तैयारी के साथ साथ हम आपको पेपर भी कराएंगे और जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और एकदम तैयार करके जाइएगा। उसके बाद देखिए फुल मार्क्स आप 100% गारंटी के साथ आप अपने पेपर में पाएंगे।
ओके दोस्तों, थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।